नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को मिली आपदा राहत और पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के समय राज्य को भारत सरकार की ओर से लगातार सहयोग मिला है। हाल ही में आपदा मदद में लगभग 1200 करोड़ की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भेजे गए कई अन्य प्रस्तावों पर भी केंद्र स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ ग्रांट में आंशिक कमी जरूरी हुई है और लेकिन कुछ भरपाई अन्य योजनाओं और विशेष सहायता पैकेज के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है और राज्य के हित में भेजे गए लगभग सभी प्रस्तावों को स्वीकृति मिल रही है, जिससे राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को गति मिल रही है। प्री बजट जो बैठक हुई थी वहाँ माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में उस बजट में जो शासकीय प्री बजट जो बैठक हुई थी वहाँ माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में उस बजट में जो शासकीय जो विशेष सहायता वाला जो स्पेशल शासकीय का जो बजट है बिना ब्याज का जो राज्यों के विकास के लिए दिया जाता है, वो हमारा भी एक प्रस्ताव था कि उसको बढ़ाया जाए। तो भारत सरकार ने उसमें बढ़ोतरी की है। हाँ, एक आध में थोड़ा सा जो आपने बताया है कुछ अंश लगभग 200 करोड़ रुपए की धनराशि का उसमें कमी पहले की तुलना में दिख रही है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि इसमें हमारे को डबल भी हुआ है। वित्त आयोग के ताजा प्रावधानों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि साल 2021 से 26 के बीच इंटरस्टेट शेयर में राज्य का हिस्सा 1.10% से बढ़कर 1.41% हो गया है, जिससे उत्तराखंड को सीधे लाभ पहुंच रहा है। वहीं अर्बन लोकल बॉडी के लिए मिलने वाली राशि 1145 करोड़ रुपए बढ़ाकर 2497 रुपए कर दी गई है। अब आपको बता दें कि 1352 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो इसी तरह से रूरल लोकल बॉडीज में भी 2239 करोड़ की जगह अब 4047 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो लगभग 1808 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि है। हालांकि डिजास्टर ग्रांट में करीब 224 करोड़ की कमी आई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा के समय केंद्र सरकार से तत्काल सहायता मिल रही है और हाल ही में 1200 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथ ही भारत सरकार को अब भारत में आंशिक प्रस्तावों पर स्वीकृति और सहायता प्रदान हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है और प्रगति पोर्टल की समीक्षा में सामने आया कि राज्य में 3.5 लाख करोड़ से अधिक 42 बड़ी परियोजनाएं हैं, जो कि इस वक्त प्रदेश में संचालित है। इसमें जो है एक तो जो इंटर शेयर ऑफ स्टेट्स है, इसमें हमारा 2021 से लेकर 2026 तक 1.118 था, जो 16 फाइनेंस कमीशन में 1.141 ये बढ़ गया। और अर्बन लोकल बॉडीज में जो इसका असर आया है, जो 1145 पहले होता था वो हो गया 2497 और ये बड़ा लगभग 1352। इसी प्रकार रूरल लोकल बॉडीज में जो 15वें फाइनेंस कमीशन में था 2239, वो बढ़कर हो गया 4047 करोड़, यानी कि 1808 करोड़ रुपया लगभग ये बढ़ गया है। इसमें जो डिजास्टर में इस ग्रांट में कुछ कमी हुई है और 224 करोड़ की, लेकिन हमें अन्य बहुत सारे जो हम प्रपोजल भारत सरकार को भेजते हैं उन सभी में हमको बड़ी मदद मिलती है। और अभी भी जैसे भी पिछली आपदा में ही जो है 1200 करोड़ रुपए तत्काल मिले हैं, उसके अतिरिक्त अभी हमारे बहुत सारे प्रपोजल भारत सरकार को गए हैं, तो वो सभी हमको मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी की प्रतिपूर्ति हो जाएगी।
अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई की ओर से अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जांच आगे बढ़ रही है, सच्चाई सबके सामने आने लगी है और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस संवेदनशील मामले को लेकर प्रदेश में आज तक जो भी अराजकता फैलाने और विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश की है, लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। इस अपराध के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जाएगा। आगे नवीन ठाकुर ने कहा कि बीजेपी और राज्य सरकार पहले ही दिन से अंकिता भंडारी और उसके परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने पूर्व में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा भी हरीश रावत के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने सत्ता हासिल करने के लिए इस मामले को भुनाने की कोशिश की और अब जब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, कांग्रेस तो हताश है। कांग्रेस के झूठ का जो है पर्दाफाश हो चुका है और किस प्रकार कांग्रेस ने इस प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की, प्रदेश के विकास को जो है अवरुद्ध करने की कोशिश कांग्रेस ने की। इस अपराध के लिए कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। हम पहले दिन से ही बेटी अंकिता भंडारी के साथ हैं, हमारी सरकार साथ है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उनके माता पिताजी ने चाहा वो किया और करके दिखाया। कांग्रेस ने जबरदस्ती जो है इस मामले को तूल देने की कोशिश की, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि उनके नेताओं के बयान आप सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक हम सत्ता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अंकिता भंडारी मामले को हम लगातार उठाते रहेंगे। तो इसका मतलब केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए जो है इस बेटी की आत्मा के साथ भी जो है खिलवाड़ कर रही थी कांग्रेस। और अब जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है, दिल्ली में मामला दर्ज कर लिया गया है, अब भी कांग्रेस को दिक्कत है क्योंकि कांग्रेस की जो है जो मंशा थी वो समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के हाथ से जो है तोते उड़ गए हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि जिस मुद्दे के सहारे हम सत्ता प्राप्ति कर लेंगे वो मुद्दा ध्वस्त हो चुका है। हाल ही में कोटद्वार में हुई घटना के बाद अब जहां तमाम लोग दीपक कुमार की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट के जरिए दीपक कुमार को बहादुर बताते हुए उनकी सराहना की। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीते दिन कोटद्वार जाकर दीपक कुमार विजय रावत से मुलाकात की और उन्होंने कोटद्वार मामले में उनकी सराहना करते हुए कहा कि बजरंग दल को रोकने पर उनकी सराहना है। ज्योति रौतेला का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में इस वक्त बीजेपी ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की है, साथ ही बीजेपी से संबंधित बजरंग दल भी अब तक इस सांप्रदायिक माहौल को लगातार खराब करने का काम कर रहा है। उसमें पूरा मामला इस तरीके से था कि बाबा मैचिंग सेंटर है, कपड़े वाले बाबा हैं और वो मुस्लिम हैं। तो बजरंग दल उनके पास कुछ 15 दिन पहले गया था और उनको ये बोला था कि आप ये बाबा जो नाम है इसको यहाँ से हटाइए। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सालों से मेरी दुकान इसी नाम से चलती है, तो मैं इस नाम को क्यों हटाऊँगा। तो दोबारा बजरंग दल वाले उस दिन गए थे और उन्होंने बोला था कि आपने ये नाम नहीं हटाया, तो उसमें तोड़ फोड़ करने की कोशिश करी। तो जो दीपक कुमार कश्यप हैं वो आ गया है और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी कि आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आप इसको तोड़ फोड़ करेंगे। तो जब दीपक को उन्होंने ये पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन होते हो, आप बीच में क्यों आते हो, तो उसने कहा कि उन्होंने ये बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और ये घटना है 26 जनवरी की। 2 दिन तक इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। उसके वहाँ पर कोई भाजपा का कार्यकर्ता है बबलू, जिनका नाम बबलू बताया गया, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात को एक नैरेटिव सेट करने के लिए हिंदू मुस्लिम के उन्होंने सोशल मीडिया में इसको अपडेट करा। उत्तराखंड शासन ने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को राष्ट्र की ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग बनाया है। वाडिया इंस्टीट्यूट अन्य केंद्रीय संस्थानों के साथ मिलकर झीलों का अध्ययन करेगा और सेंसर और सायरन लगाने की कार्रवाई करेगा। राज्य में लगभग 1200 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से 13 को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुवन ने बताया कि वाडिया इंस्टीट्यूट ग्लेशियर झीलों के अध्ययन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगा। वे वाडिया के साथ ही साथ उनके निदेशक नोडल विभाग के रूप में काम करेंगे और अध्ययन के बाद आगे की रणनीति पर काम करेंगे। वाडिया इंस्टीट्यूट ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार भी कर लिया है और अब अध्ययन के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत ने बताया है कि उनका संस्थान ऑपरेशनल स्तर पर काम करने पर ध्यान दे रहा है।
ग्लेशियर लेक का पूरा काम चीफ सेक्रेटरी सर ने वाडिया इंस्टीट्यूट को नोडल ऑफिसर बना दिया है, नोडल विभाग बना दिया है। और जो डायरेक्टर वाडिया हैं नोडल विभाग के रूप में काम करेंगे। उनके साथ हमारी कई चरणों में बैठक हो गई है। अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी हमारी। अब वो जो डेटा काफ़ी कुछ तैयार हुआ है, तो जो डेटा तैयार है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और वहाँ पे फिर सेंसर सायरन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। तो आप लगाएंगे या फिर वाडिया से लगाएंगे? अब सारा काम वाडिया करेगा। इसमें वाडिया इंस्टीट्यूट को सारा कुछ समझा दिया गया है, बता दिया गया है और वाडिया इंस्टीट्यूट ने सहमति दे दिया है। अब जो रिपोर्ट बनी है, जैसे CWC ने काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट बनाई है, NIH की रिपोर्ट है और इसके अलावा कुछ और संस्थानों की GSI की रिपोर्ट है, उन सब रिपोर्ट को एक साथ रखने का काम वाडिया इंस्टीट्यूट करेगा और उन सब रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से काम करते हैं। सेंसर कितने लगेंगे? ग्लेशियर झील तो बहुत सारी है। हर ग्लेशियर झील पे हम लोग सेंसर सायरन लगाएंगे और वो सब पे क्या इसका स्पेसिफिकेशन होगा, कैसे होगा, उसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और बहुत जल्दी वो उनकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, फिर हम उनको कार्रवाई करेंगे आगे के लिए। कि हाँ, SDMA ने जो है वाडिया इंस्टीट्यूट को नोडल एजेंसी बनाया है और इसमें कई लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है, जिसमें मतलब NRSC को देख लीजिए, IMD को देख लीजिए, NRSC या IRS एक ही बात है मेरे लिए, या फिर CWC या NIH, तो इन सब लोगों का इसमें योगदान रहेगा। और अभी मेन चीज़ यही है कि हम लोगों ने पीछे भी जब मीटिंग हुई थी तब भी यही बात की थी कि इसमें जो भी काम है वो 2 लेवल पे है, मतलब एक ऑपरेशनल लेवल है और एक रिसर्च लेवल है। तो हम लोग रिसर्च के लिए नहीं भाग रहे हैं, हम लोग अभी इसको ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह से ये ऑपरेशनलाइज हो जाए, जिससे कि जब अगले मानसून में या अगली जब कोई विपदा आए, कोई इस तरह की परेशानी हो, तो सब लोग मिलकर काम कर सकें। विकासनगर के कालसी के क्वानू मीनस मोटर मार्ग पर हिमाचल रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई, जहां बस क्वानी में बताते कि सुजोई खट के पास करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची। घायलों को सड़क तक पहुंचाकर विकासनगर अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच मौके पर पहुंची SDRF और प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू करा। वहीं हादसे पर CM पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए जिलाधिकारी से दूरभाषा के माध्यम से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो बता दें कि कुआना मेनाक रोड पर बड़ा बस हादसा हुआ है, जहां पर 4 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया है। इसी बीच आपको बता दें कि मौजूदा लोगों ने पुलिस प्रशासन की तमाम टीमों को सूचित किया और इसके बाद सभी को रेस्क्यू करते हुए घायलों को विकासनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि सभी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तमाम टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लगातार घायलों को वहां से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच मौजूदा हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तत्काल रूप से इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया। उन्होंने गहरा दुख जो है वो व्यक्त किया और उसके साथ ही साथ उन्होंने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे, संज्ञान ले, मामले का आकलन करे और सभी को जरूरी इलाज मुहैया कराया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इलम सिंह चौहान सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलम, जानना चाहूंगी कि बड़े बस हादसे को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही हैं? आपको बता दें कि जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें जो घायल है, जितने लोग घायल थे उनको यहाँ विकासनगर जो ये चिकित्सालय है वहाँ पे लाया गया है और जो ज्यादा इंजरीड है उनको हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर किया गया है। बिल्कुल। और अभी तक इसमें अस्पताल में इलाज जारी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? अभी इसमें 3 केस जो है हुई है और एक जो चौथा व्यक्ति उसमें बताया जा रहा है वो गंभीर हालत में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में भेजा गया है। तो अभी इस तरह की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
ये भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त हिमाचल रोडवेज बस में कितने यात्री सवार थे जब ये बड़ा हादसा हुआ? इस बस में 36 लोग सवार थे, जिसमें कि जो 3 जो कैजुअलिटी हुई है, बाकी इसमें लगभग 4 लोग सही है, बाकी सब लोग इसमें इंजरीड है। बिल्कुल। और उनके स्वास्थ्य को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसी बीच पुलिस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या सभी लोग सुरक्षित हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? अभी सभी लोगों को यहाँ हॉस्पिटल पहुंचा दिया है और पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो SDRF है और ये जो डॉक्टर्स की टीम है वो सब लगी हुई है और पूरे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। विकासनगर जिला चिकित्सालय यहाँ पे इलाज चल रहा है। अभी सब जो है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ठीक है, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा गांव का कहना है कि इस बार का बजट बेहद खास रहा। इस बजट में हर वर्ग के व्यक्ति का खास ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित भारत की परिकल्पना दिखती है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए इस बजट को बेहद खास बजट बताया। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट को किस रूप में देख रहे हैं आप? भारत सरकार का बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार बजट प्रस्तुत भी किया है। मैं केंद्रीय सरकार का, विशेषकर प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूं। एक ऐसा बजट जो विकसित भारत का जो सपना है 2047 में बनाने का, उस पर पहला कदम है। और ये ऐसा बजट है कि जिसमें हर क्षेत्र को उसके ज़रूरत के अनुसार उसे सुविधाएं दी जाएंगी। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमारे जो ये बाढ़ों से उत्तराखंड को क्षति होती है, मतलब उत्तराखंड के लिए भी इसमें बहुत अच्छे पैकेज हैं। और हर चीज़ के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। और मैं निश्चित रूप से केंद्र सरकार का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के लिहाज से किस तरह से देखते हैं आप इस बजट? मैंने कहा उत्तराखंड आपदाओं से ग्रस्त है, उसकी आपदाओं के लिए बचने के लिए, उपायों के लिए आपदा के ऊपर काफ़ी दिया जा रहा है। पर्यटन को बहुत बड़े रूप में, विकसित रूप के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में जो किसान हैं उनके लिए, और स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए और शिक्षा के लिए बहुत जो पहले आते रहे, और जो इसमें हर जो प्रदेशों को मिलता है उसमें जो पहले से उसमें कई गुना बढ़कर उत्तराखंड को निवेश मिलेगा। और निश्चित रूप से उत्तराखंड आने वाले समय में विकसित भारत के साथ उत्तराखंड भी विकसित होने का ये पहला कदम स्थापित करेगा। VBG राम जी योजना आप लोग लेकर के आए, किस तरह का फ़ायदा आप देखते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से मजदूरी मिल सकेगी लोगों को? अभी ये आया है, अब इसके ऊपर पंचायतों में बैठकें हो रही हैं और पंचायतों में अपने जो ज़रूरत के अनुसार, उनकी ज़रूरत है, प्राथमिकता है, उनके अनुसार वो प्रस्ताव पास करेंगे और काम करेंगे। निश्चित रूप से इनसे गांव वालों को रोज़गार मिलेगा और उनकी ज़रूरत के अनुसार जो कार्य हैं वो पूरे होंगे। विधायक जी, मेरा एक सवाल ये है, UCC को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? 1 साल पूरा किया UCC ने। ये आप देख ही रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी का आभार धन्यवाद करते हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने UCC पास किया पूरे भारतवर्ष में, और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये अन्य राज्यों में भी लागू होगा। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन बिल TV के लिए देहरादून से विशाल। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र को आधुनिक चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से धामी सरकार की ओर से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के अत्याधुनिक लैब और डॉक्टर्स हॉस्टल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में धामी सरकार का बड़ा कदम है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराट राठी ने बताया कि इस अत्याधुनिक लैब निर्माण के बाद क्षेत्र के लोगों को अपनी जांच कराने के लिए बाहर के नगरों में दौड़ लगानी नहीं पड़ेगी। उसको सभी प्रकार का इलाज जो है वो इसी लैब के जरिए मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हॉस्टल निर्माण के बाद बाहर से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों के रहने की भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और जिसका फायदा लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र की जनता को साफ तौर पर मिलेगा।
सरकार के द्वारा जो ट्रांजिट हॉस्टल हमें जो 9 कमरों का दिया गया है, जिसमें कि 9 रूम्स बनाए जाएंगे, उसमें ट्रांजिट हॉस्टल से ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, जब जिला मुख्यालय में किसी काम से आते हैं या हम बाहर से किसी डॉक्टर को स्पेशलिटी के लिए यहाँ पे बुलाएंगे, किसी ऑपरेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उनकी रहने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था होगी। तो उससे हमारे डॉक्टर में थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हमारे लोहाघाट के लोगों को उससे उनके आने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसके अलावा जो आधुनिक प्रयोगशाला बन रही है उसमें भी तेज़ी से काम चल रहा है। उसके बाद जो बहुत सी ऐसी जाँचें होती हैं जिनके लिए हमें नीचे भेजना पड़ता है, हल्द्वानी भेजना पड़ता है, बरेली भेजना पड़ता है, वो सारी जाँचें यहीं पे हो जाएंगी। तो इससे लोहाघाट की जो प्रिय जनता है उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में बहुत तेज़ी से हमारा चिकित्सा विभाग जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे चिकित्सालय में हमने एक लोगों को रहने की व्यवस्था, जो अटेंडेंट को रहने के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे 4 बेड हैं। उसके अलावा हमने हीटर भी। मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में प्रवेश शुल्क को लेकर पिछले 2 सालों से स्थानीय निवासी आंदोलनरत हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सार्वजनिक मार्ग पर स्थानीय निवासियों या पर्यटकों से प्रवेश शुल्क टोल नहीं लिया जाएगा। हालांकि पार्क म्यूजियम क्षेत्र में शुल्क लेने की अनुमति है। इसके बावजूद निजी कंपनी की ओर से अभी भी शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे कोर्ट आदेश की अवहेलना हो रही है। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी प्रकाश राणा ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से भेंट की। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नगर पालिका के मानचित्र से ये मार्ग सार्वजनिक अंकित है, लेकिन कंपनी सड़क पर शुल्क ले रही है। इस पर विधिक राय ली जा रही है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये भी बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कंपनी को 10 दिनों में निर्णय लेने और शुल्क बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों में बेहद आक्रोश है। नगर पालिका परिषद मसूरी, क्योंकि नगर पालिका की जो अध्यक्ष है श्रीमती मीरा सकलानी जी, उनके साथ हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट गए थे इसी प्रकरण को लेकर कि जो आवागमन का जो एक रास्ता है, जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल ने एक ऑर्डर पास किया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसी के चलते हुए जब पालिका अध्यक्ष हम लोगों के साथ गई, हम वहाँ मौके पे गए, तो पालिका अध्यक्ष ने वहाँ उस समय ये बोला था कि हम इसमें आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। हम आपसी तालमेल करके बातचीत करके पर्यटन विभाग के साथ, जो भी यहाँ पर एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आई है, उनसे बातचीत करके इस रास्ते को हम खुलवाने की कोशिश करेंगे। नोटिस प्राप्त हुआ है जो राजस्व एयर स्पोर्ट्स के द्वारा हम हाई कोर्ट से हमें नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस पे क्रिमिनल केस हमारे खिलाफ उन्होंने दर्ज किया है और हमें डराने के लिए कि हम लोग किसी भी तरह इस पूरे प्रकरण में मैनेज हो जाए और जो हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम कॉमन वे के लिए लड़ रहे हैं, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट गए थे, उस प्रकरण में हम लोग पीछे हट जाएं, इसके लिए वो लगातार हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। और अब क्योंकि उनके पास सब कुछ है, वो रसूखदार लोग उनके साथ मिले हुए और वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इस तरह से हमें परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल परेशान होने वाले नहीं है। और हमारे साथ मसूरी के लोग हैं, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मसूरी की जनता हमारे साथ है और हम इसको हाई कोर्ट में भी एक बार फिर से चुनौती देंगे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।